हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूं सब कुछ कुशल मंगल है, सुरक्षित है। दोस्तों, मैं एक सीरीज चला रहा हूं जिसमें इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस का पूरा प्रोसेस है, यानी इंडिया ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस, के हिंदुस्तान को आज़ादी जब मिली तो उसमें, उस प्रोसेस में क्या चल रहा था, और यानी उस पर्टिकुलर 1-1.5 साल 2 साल के दौरान, और उसके बाद हिंदुस्तान आज़ाद कैसे हुआ, उसी प्रोसेस के अंदर मैंने इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स पढ़ाना शुरू किया, यानी भारत में अलग अलग राज्यों का जो विलय था वो पढ़ाना शुरू किया। अब ऐसी सिचुएशन में मैं आपको ये चीज़ बता चुका हूँ कि अगर आप इधर देखेंगे तो 3 जून 1947, 3 जून 1947, 3 जून 1947, इस पर्टिकुलर डेट को माउंट बेटन प्लान आया, और इस माउंट बेटन प्लान में जो है ये डिक्लेयर किया गया कि पार्टीशन ऑफ इंडिया इज गोइंग टू टेक प्लेस, भारत का विभाजन होने जा रहा है। इसके जस्ट बाद 11 जून 1947 को त्रावणकोर नाम की जो रियासत थी, मैं उसके बारे में वीडियो बना चुका हूं, यहां पर ये त्रावणकोर थी, इसने कहा कि हम एक अलग देश बनाने जा रहे हैं। उसके बाद उसके जस्ट वेरी नेक्स्ट डे 12 जून 1947, यानी 12 जून 1947 को हैदराबाद डिक्लेयर्ड सिमिलरली, हैदराबाद ने भी इसी तरीके से डिक्लेयर कर दिया कि हम भी एक आज़ाद देश बनेंगे और हम किसी भी देश के साथ शामिल नहीं होंगे। अब ऐसी सिचुएशन पे फिर एक के बाद एक काफ़ी सारी सिचुएशंस चेंज होने लगी, बदलने लगी, और यहाँ एक रियासत थी जूनागढ़, इसके बारे में भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। ऊपर एक रियासत थी कश्मीर, इसके बारे में भी वीडियो बना चुका हूँ, और यहाँ रियासत थी हैदराबाद। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। त्रावणकोर ने तो अप्रॉक्सीमेट 30 जुलाई को भारत में लेटर ऑफ असेशन साइन कर लिया, तो इसको तो आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि कांग्रेस और कम्युनिस्टों की त्रावणकोर के अंदर काफी ज्यादा डोमिनेंस थी। असलियत में मैं बार बार कह चुका हूं, आप मेरा एक वीडियो देखेंगे, ये अप्रॉक्सीमेट 2019 सितंबर 2019 में एक वीडियो बना हुआ है कि कश्मीर के बारे में पूरा, के इंटीग्रेशन ऑफ कश्मीर वगैरह कैसे हुआ था। तो सारा गेम कश्मीर का था, क्योंकि इस साइड को पड़ रहा था पाकिस्तान, इस साइड को ऊपर पड़ रहा था यूएसएसआर, और ऊपर की तरफ इधर पड़ रहा था चाइना, और बीच में ये इलाका था कश्मीर का। असली गेम हिंदुस्तान के अंदर कश्मीर की थी, और मैं इस चीज में बता चुका हूं कि 3 जून के बाद जो एक सीरीज चली, और उसके बाद 15 अगस्त को आपको आज़ादी मिली, और 15 अगस्त को आज़ादी मिलने के बाद सीरीज ऑफ इवेंट्स हुआ, और उस सीरीज ऑफ इवेंट्स में किस तरीके से जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, इन तीनों को मिलाकर देखा जाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। इनको तीनों को अगर एक साथ मिलाकर नहीं देखेंगे तो आपको उस टाइम के हालात ढंग से समझ में नहीं आएंगे। नॉर्मली बुक्स में भी, नॉर्मली राइटर्स ने भी, नॉर्मली टीचर्स भी, यूट्यूब पे तो लगभग सारे कहीं ना कहीं जूनागढ़ को अलग देखते हैं, हैदराबाद को अलग देखते हैं, और कश्मीर को अलग देखते हैं। और यही एक कारण है कि उस टाइम पीरियड का सिनारियो, उस टाइम पीरियड में चलने वाली पॉलिटिक्स किसी कोई समझने की कोशिश नहीं कर रहा। और मेरा मानना यह है कि जब तक आप इन तीनों को मिलाकर नहीं देखेंगे, तब तक हिंदुस्तान किस समस्या में उलझा हुआ था वो आप नहीं समझ सकते। तो दोस्तों, जूनागढ़ की समस्या मैंने आपको बता दी। 15 अगस्त को वो अपने आप को अलग डिक्लेयर कर देता है, बाद में पाकिस्तान के साथ मिलने की सोचता है, नवाब भाग जाता है, कुत्तों को ले जाता है, 2 बीवियों को छोड़ जाता है। इसी दौरान जब जूनागढ़ को इंडिया को सरेंडर किया गया, और जूनागढ़ के एग्जाम्पल्स
इस्टेब्लिश कर लिए गए तो यहां कहीं ना कहीं कश्मीर के अंदर एक वॉर शुरू हो गई थी। वार फॉर कश्मीर शुरू हो चुकी थी और ये जो वार फॉर कश्मीर था ये कहीं ना कहीं लंबा खिंचने वाला था, ये सबको पता था। और इसी वजह से पाकिस्तान ने अपना एक कार्ड हैदराबाद की फॉर्म में तैयार करके या बचा के रखा था, अपना एक कार्ड हैदराबाद की फॉर्म में बचाकर रखा था। और इधर एक और जगह थी जिसका नाम था गोवा, और ये जो गोवा था ये पोर्टुगीज के कंट्रोल में था। गोवा पुर्तगालियों के नियंत्रण में था, पाकिस्तान हैदराबाद, और इस तरीके से यहां हिंदुस्तान बहुत ज्यादा घिरा हुआ था। यहां सिचुएशन ऐसी थी कि हैदराबाद के निजाम जो थे, अगर आप उनको देखा जाए, निजाम मीर ओस्मान अली ये 7वें नवाब थे। अगर इस पूरे हैदराबाद की हिस्ट्री उठाकर देखो तो पहले ये 1687 तक ये गोलकोंडा का हिस्सा होता था और औरंगजेब ने अनेक्सेशन ऑफ अनेक्स्ड गोलकोंडा नाम का एक राज्य था, उसको अपने एरिया में मिलाया और हैदराबाद की एस्टेब्लिशमेंट कर दी। पहले इसको डेक्कन सूबा कहा जाता था, इस सूबे का नाम दक्कन सूबा होता था। बाद में इसी के अंदर निजाम उल मुल्क को यहां का गवर्नर बनाया गया। सबसे पहला गवर्नर निजाम उल मुल्क, जिसका ओरिजिनल नाम चिल्किल्ज खान था, आसफ जहान भी उसको कहा जाता है। तो निजाम उल मुल्क को हेड बनाया गया, गवर्नर बनाया गया इस दक्कन सूबे का, और इसी ने पूरे के पूरे इस दक्कन सूबे को हैदराबाद की फॉर्म में डेवलप किया। इस निजाम उल मुल्क ने 1724 में हैदराबाद स्टेट का एस्टेब्लिशमेंट किया। अगर आप बाजीराव मस्तानी मूवी देखोगे तो उसमें निजाम का जो रोल प्ले कर रहा है वो असलियत में निजाम उल मुल्क ही है। 1724 के बाद हैदराबाद एक पावरफुल स्टेट के रूप में उभरा, लेकिन मराठों से इसकी हमेशा अनबन रहती थी। और बाद में ब्रिटिशर्स आए, और ब्रिटिशर्स आने के बाद 1798 के अंदर निजाम अली नाम का इनका जो निजाम था उसने सब्सिडियरी अलायंस पर साइन किए, सहायक संधि पर साइन किए। और इस सब्सिडियरी अलायंस यानी सहायक संधि के चलते, इस सब्सिडियरी अलायंस यानी सहायक संधि के चलते निजाम अली जो था उसने अपनी लगभग पूरी सॉवरेनिटी अंग्रेजों के हवाले कर दी, और यहां से निजाम अंग्रेजों के लिए दोस्तों का दोस्त रहा और अंग्रेजों के दुश्मनों का दुश्मन रहा। ये बहुत अच्छी दोस्ती प्ले करता रहा क्योंकि एक अच्छी लोकेशन पर है, पैसा अथाह था। पिछले पिछले अप्रॉक्सीमेट 1724 से लेकर और 1947 तक 250 साल का अप्रॉक्सीमेट पैसा, 225 साल का पैसा भी इकट्ठा था। और यही रीजन है कि निजाम मीर ओस्मान अली जो है ये दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सनैलिटीज में से एक था, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक था। हैदराबाद रियासत भी अपने आप में कम बड़ी नहीं थी। 82,698 माइल स्क्वायर का इसका एरिया था, और ब्रिटेन और स्कॉटलैंड को अगर मिला लिया जाए, ब्रिटेन और स्कॉटलैंड को या मिला लिया जाए तो इतना बड़ा पूरा इलाका जो है वो हैदराबाद का था, यानी पूरे ब्रिटेन के बराबर का था। 80% इसमें हिंदू पॉपुलेशन थी, 20% यहां पर मुस्लिम और दूसरी पॉपुलेशन थी। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन वाज डोमिनेटेड बाय मुस्लिम्स। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मुस्लिम्स द्वारा डोमिनेट किया जा रहा था, वॉज डोमिनेटेड बाय मुस्लिम्स।
एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन पर मुस्लिमों का कब्जा या दबदबा होता था, इसे समझिए। अब यहां सबसे बड़ी खास बात ये कि पैसे के अंदर अल्टीमेट, इसके बारे में कहावत मशहूर है कि जो बड़े बड़े हीरे थे उन्हें पेपर वेट की तरह इस्तेमाल करता था। इसके पास, हैदराबाद के पास अपनी रेलवे लाइन थी, इससे आप समझ सकते हैं हैदराबाद के पास अपनी रेलवे लाइन थी। एक आर्मी का बड़ा सेक्शन इसके पास मौजूद था जो अंग्रेजों को हमेशा मदद के लिए पहुंचाता था। इसके पास अपना पूरा पोस्टल सिस्टम मौजूद था। लेकिन इसके साथ सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम यह थी कि हैदराबाद के पास अपनी कोई कोस्ट लाइन नहीं थी, अपना कोई क्या नाम है समुद्र तट नहीं था। अब क्योंकि इनके पास अपना कोई समुद्र तट नहीं था और चारों तरफ से ये भारत से घिरा हुआ था, तो ऐसे में इसका सिर्फ और सिर्फ यही एक डिसएडवांटेज था। पॉसिबली अगर इसके पास अपना कोई समुद्र तट होता तो शायद सिनारियो कुछ और होता। अगर समुद्र तट अलग होता, एक सेपरेट होता, यानी ये कहीं सी कोस्ट से मिल रहा होता, तो भारत का सिनारियो कुछ और होता शायद। अब ऐसी सिचुएशन में निजाम ओस्मान अली जो थे, इनके दो बंदे और थे। एक तो थे प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर का नाम था लायक अली, और एक इनके दीवान थे, दीवान का नाम था कासिम रिजवी, और ये एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते थे MIM, मोहम्मदन इत्तेहाद उल मुस्लिमीन। ये असलियत में प्रीकर्सर थी, एक मतलब प्रीकर्सर मींस पहले प्रेसिडर थी AIMIM की, जो आज के दिन अकबरुद्दीन ओवैसी की पार्टी है। इसी MIM के जो कार्यकर्ता थे वो कहलाते थे रजाकार, और वो रजाकार और कुछ भी नहीं थे, वो एक तरीके का मिलिशिया था, एक तरीके के गुंडे या जिसे कहेंगे पूरे का पूरा आतंकवादी ग्रुप था, जिसका काम कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ हिंदू कम्युनिटी को के ऊपर दबाव बनाए रखना, उन्हें लूटना, मारना, काटना, ताकि वो इतने दबाव में रहें कि अगर कल को निजाम ओस्मान अली या हैदराबाद इंडिपेंडेंट हो भी रहा हो तो हिंदू जो हैं वो आवाज उठाने की हिम्मत ना कर सके। तो इसीलिए AIMIM का क्रिटिसिज्म भी होता है कि इसी की जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन थी वो MIM थी, जिनके कार्यकर्ता रजाकार होते थे। अब यहीं से मामला शुरू होता है कि जब हिंदुस्तान आजाद हुआ या डिक्लेरेशन ही हुई, हैदराबाद ने क्लियर वर्ड्स में कह दिया कि हम हिंदुस्तान के साथ नहीं मिलेंगे। हैदराबाद अपने आप में इतना बड़ा एक मुल्क है कि हम, इतना बड़ा स्टेट है कि हम अलग मुल्क हैं, हम हिंदुस्तान के अंदर शामिल होने वाले नहीं हैं। ऐसे में ऑब्वियस सी बात है, फिशिंग करने का टाइम मोहम्मद अली जिन्ना को मिलेगा। वो तो जैसे लगभग हिंदुस्तान को बर्बाद करने पर ही तुले हुए थे और ऐसे ऐसे कारनामे किए हुए थे कि आपको पढ़ाते पढ़ाते मेरे मतलब एक पूरा ताकत लग जाएगी, लेकिन उसके घटिया हरकतें पढ़ाते पढ़ाते खत्म नहीं होंगी। तो शायद पूरी की पूरी 21st सेंचुरी में अगर सबसे घटिया इंसान अगर किसी को कहा जाए तो वो मोहम्मद अली जिन्ना था, जिसने अपने पर्सनल हितों के चलते सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक ख्वाहिश के चलते न जाने कितने लोगों को मरवा डाला, कटवा डाला, औरतों का रेप हुआ, बच्चे अनाथ हुए, लोग एक बेघर हुए, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट किए, और आज भी पाकिस्तान के अंदर न जाने कितनी ज्यादा समस्याएं उसकी वजह से हैं। अब ये जो निजाम था इसने डिक्लेयर कर दिया कि वो आजाद होने जा रहा है। ऐसे में इंडिया जो था वो किसी भी तरीके से, सरदार पटेल खासकर किसी भी तरीके से
हैदराबाद को आजाद नहीं छोड़ सकते थे, उसके पीछे सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ये थी कि हैदराबाद को सरदार पटेल ये मानते थे कि आजाद हैदराबाद ऐसा होगा जैसे हिंदुस्तान के पेट में कोई कैंसर हो गया हो। आजाद हैदराबाद ऐसा होगा जैसे कि हिंदुस्तान के पेट में कोई कैंसर हो गया हो और ये पूरी जिंदगी हमेशा हिंदुस्तान को परेशान करेगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके इससे छुटकारा पाया जाए और इसको हिंदुस्तान में शामिल किया जाए। यहां पर निजाम को भी एक सिचुएशन अच्छे तरीके से मालूम थी कि इंडिया वाले ज्यादा दिन तक हैदराबाद की आजादी को टॉलरेट नहीं करेंगे और आज नहीं तो कल ये लोग इंडिया वाले जो हैं वो हैदराबाद के अगेंस्ट कार्रवाई करेंगे। लेकिन इंडिया वॉज बिजी इन कश्मीर। पहले तो वो बिजी था जूनागढ़ में, उसके बाद बिजी था कश्मीर के अंदर। अब अगर आप कश्मीर के अंदर बिजी हैं तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि हैदराबाद की तरफ ध्यान दिया जाए, और इसी चीज का हैदराबाद ने फायदा उठाया और निजाम ने एक चिट्ठी जिन्ना को लिखी और ये कहा कि अगर हिंदुस्तान हैदराबाद पर हमला करता है और हैदराबाद को अपनी आज़ादी की लड़ाई हिंदुस्तान से लड़नी पड़े तो क्या पाकिस्तान हैदराबाद की मदद करेगा? क्या पाकिस्तान हैदराबाद की मदद करेगा? यहां इस लेटर के पीछे दो ओपिनियन हैं। एक ओपिनियन एक बहुत मशहूर पत्रकार कुलदीप नैयर का है, जो अपनी बुक में लिखते हैं, कुलदीप नैयर अपनी बुक में लिखते हैं कि जिन्ना ने हैदराबाद के इस लेटर का जवाब ये दिया था, जिन्ना ने हैदराबाद की इस लेटर का जवाब ये दिया था कि मैं हैदराबाद के मुट्ठी भर अभिजात्य वर्ग के लिए पाकिस्तान की इंटीग्रेशन या पाकिस्तान के पूरे देश को खतरे में नहीं डाल सकता। यानी अगर मैं हैदराबाद की मदद करने पहुंचा तो हिंदुस्तान से मेरी लड़ाई होनी ही होनी है, और अगर हिंदुस्तान से मेरी लड़ाई होगी तो उसका अंजाम पाकिस्तान के लिए खतरनाक होगा। इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। यानी कुलदीप नैयर का मानना था कि जिन्ना ने हैदराबाद की मदद करने से मना कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ पटेल के ओपिनियन को इग्नोर नहीं कर सकते, जिसमें पटेल का मानना यह था कि जितनी पटेल के पास इंफॉर्मेशन पहुंच रही थी उसके अनुसार पटेल का मानना यह था कि हैदराबाद पूरे तरीके से पाकिस्तान की कहने पर काम कर रहा है। वो पाकिस्तान हैदराबाद का समझौता गोवा के साथ करवाना चाहता है। जहां तक पटेल को खबर थी कि पाकिस्तान हैदराबाद का एक समझौता गोवा के साथ करवाना चाहता है, जिसके तहत हैदराबाद गोवा के अंदर एक पोर्ट बनाएगा, उस पोर्ट का खर्चा पूरे का पूरा खर्चा हैदराबाद उठाएगा। उसके फायदा ये होगा कि हैदराबाद अपना जो भी सामान होगा वो उस पोर्ट पे उतारेगा और वहां से ट्रांसपोर्ट करके हैदराबाद तक उस सामान को ले जाया जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब यहां पर इस सिचुएशन में जब नेहरू, पटेल का ओपिनियन ये है कि जिन्ना जो है हैदराबाद के और पोर्टुगल के साथ मिलकर कहीं ना कहीं इंडिया के अगेंस्ट षड्यंत्र कर रहा है, इसीलिए पटेल का मानना था कि हमारे को यहां पर भी मिलिट्री एक्शन कर देना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू और माउंटबेटन इस पक्ष में नहीं थे। खासकर जवाहरलाल नेहरू का मानना यह था कि भैया अभी तुम थोड़े दिन पहले जूनागढ़ के अंदर लड़ भिड़ के हटे हो,
दूसरा, आपकी कश्मीर के अंदर प्रॉब्लम्स शुरू हो चुकी हैं, और तीसरा फ्रंट आप एकदम से हैदराबाद में अगर खोल देते हो तो ये पूरा देश जो न्यूली बॉर्न कंट्री है, न्यूली बॉर्न कंट्री है, एक नया बना हुआ देश है, ये नया बना हुआ देश युद्धों में इतनी बुरी तरीके से उलझ जाएगा कि तरक्की नहीं कर पाएगा। ये नया बना हुआ देश युद्धों में उलझ जाएगा, तरक्की नहीं कर पाएगा। ये ओपिनियन था नेहरू का। यही लॉर्ड माउंटबेटन का भी ओपिनियन था, और वो यहां तक सलाह दे रहे थे कि इस मामले को पीसफुली निपटाया जाए। हालांकि मेरा मानना यह है कि लॉर्ड माउंटबेटन इस सिचुएशन को भली भांति जानते थे, और इसीलिए एक बार जब पटेल से उनकी बातचीत हो रही थी तो एग्जाम्पल की फॉर्म में पटेल के सामने रखा कि मैं आपको पटेल के साथ, मतलब लॉर्ड माउंटबेटन और पटेल बैठे हुए थे, बीच में फलों की टोकरी रखी हुई थी, तो इशारों में बात हुई कि मैं आपको क्या गिफ्ट करूं कि आप मान जाएं। लॉर्ड माउंटबेटन ने पटेल से कहा कि मैं आपको क्या गिफ्ट करूं कि आप मान जाएं, तो पटेल ने कहा मुझे ये पूरी फलों की टोकरी दे दो, तब मैं खुश रहूंगा। पूरी फलों की टोकरी मींस भारत और जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं सारे इकट्ठे करके दो, तब हम खुश रहेंगे। यहां पर पटेल का जवाब लॉर्ड माउंटबेटन ने इशारों में दिया कि 3 सेब की गारंटी नहीं लेता, बाकी पूरी टोकरी भर के दूंगा, ये मेरी गारंटी है। पॉसिबली ये 3 सेबों में से 2 सेब हैदराबाद और कश्मीर थे। यहां पटेल ने पलट के जवाब दिया, मैक्सिमम 1 सेब छोड़ूंगा, बाकी सारे लेकर जाऊंगा। यानी उन्होंने अपनी मंशा जता दी थी। ऐसी सिचुएशन के अंदर यानी वो पटेल साहब जो हैं, पटेल कश्मीर के ऊपर शायद कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में थे। इस चीज का, इस आर्गुमेंट से यही पता लगता है। लॉर्ड माउंटबेटन भी इस मामले को पीसफुली सुलझा लेना चाहते थे, क्योंकि उनका मानना यह था कि अगर शायद मेरा मानना यह है कि हैदराबाद एक तरीके से कार्ड की तरह इस्तेमाल होने वाला था बार्गेन के रूप में, कि आप हैदराबाद को पीसफुली मामले को निपटाए रखो, शांत बनाए रखो, ताकि कश्मीर और हैदराबाद के अंदर जब हिंदुस्तान पाकिस्तान भिड़ जाएं तो कश्मीर पाकिस्तान को देने पर मना लिया जाए और हैदराबाद को हिंदुस्तान को देने में के लिए मना लिया जाए। तो शायद हैदराबाद को एक कार्ड के रूप में बचा के रखने का प्लान था। मैं बार बार शब्द शायद इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि देखिए यहां जो प्रोपेगेंडा होता है, जो इच्छाओं के अनुसार एक बड़े लोग जो काम कर रहे होते हैं, ये बड़े कंट्रीज, पॉलिटिशियन, ये चुपचाप प्रोपेगेंडा चला रहे होते हैं और इस प्रोपेगेंडा का कहीं कोई जवाब नहीं होता, कहीं कोई प्रूफ नहीं होता। ये सिर्फ आने वाले नतीजों को ध्यान में रखते हुए, ये सिर्फ और सिर्फ आने वाले नतीजों को ध्यान में को देखकर प्रिडिक्ट किए जाते हैं कि शायद ऐसा हुआ होगा। यही रीजन है हिंदुस्तान जब जूनागढ़ और कश्मीर में था, ऐसी सिचुएशन के अंदर नवंबर 1947 यानी हैदराबाद काबू में नहीं आ रहा था और हैदराबाद अभी पूरे तरीके से तैयार भी नहीं था, तो नवंबर 1947 में इंडिया और हैदराबाद के बीच में एक 29 नवंबर 1947 तारीखें समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 17 नवंबर को अप्रॉक्सीमेट या 17 या 20 नवंबर को जूनागढ़ भारत में मिल चुका है। यानी एक कार्ड खत्म हो गया, उसका काम खत्म हो गया, अब दूसरे कार्ड को आगे बढ़ाया गया और जब ये दिखा कि लड़ाई लंबी खिंचने वाली है तो 29 नवंबर 1947 को एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट करवा लिया गया। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट करवा लिया गया और इस स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के अंदर हैदराबाद प्लस इंडिया के बीच में
एग्रीमेंट हुआ, यानी ना तो इंडिया हैदराबाद पे हमला करेगा, ना ही हैदराबाद इंडिया पे हमला करेगा, दोनों अपनी अपनी पोजीशन को मेंटेन करके रखेंगे। शायद ये स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जो 1 साल का था, शायद ये स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जो 1 साल का था, वो जानबूझकर हैदराबाद को दिया गया ताकि हैदराबाद ज्यादा से ज्यादा सैनिकों का रिक्रूटमेंट कर सके, हथियार इकट्ठे कर सके और सब चीजें, ताकि टाइम मिल जाए और पाकिस्तान के ऊपर कश्मीर का दबाव थोड़ा कम हो और वो हैदराबाद की मदद करे। और कहीं ना कहीं दोनों सिचुएशंस में पाकिस्तान जो है वो बार्गेन की कंडीशंस में आए कि कश्मीर चाहिए या हैदराबाद, तो इंडिया कहेगा जी हैदराबाद दे दो, पाकिस्तान को कश्मीर दे दो, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ऐसा पॉसिबली था। ऐसी सिचुएशन में सारी चीजें चल रही थी। अब जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन रही थी, अच्छा, तो यहां पर इनका एक हैदराबाद के जो निजाम थे उनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर था सर वाल्टर, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर था जिसका नाम था सर वाल्टर मैगलन। ये कंजर्वेटिव पार्टी के काफी करीब थे, नियर टू कंजर्वेटिव पार्टी। ये कंजर्वेटिव पार्टी के काफी करीब थे। इन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन से मीटिंग करी। लॉर्ड माउंटबेटन ने यह कहा कि जब तक आपका स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट है तब तक आप एक काम कीजिए कि कम से कम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा में अपने रिप्रेजेंटेटिव भेज दो। अपने रिप्रेजेंटेटिव यानी अपने प्रतिनिधि भेज दो। यहां पर वाल्टर मैगलन ने साफ कहा कि हम अपने प्रतिनिधि नहीं भेजेंगे, बल्कि या तो इंडिया हमारे साथ अच्छा बर्ताव करे, वरना अगर हैदराबाद पर ज्यादा दबाव डाला तो हम पाकिस्तान के साथ लेटर ऑफ एक्सेशन साइन करने के लिए सीरियसली सोचने लगेंगे। शायद मैगलन जो है वो इस सिचुएशन को नहीं समझ रहे थे, या फिर कोई और जो भी मामला रहा हो, या फिर हो सकता है जो भी हिस्टोरियंस है जैसे भी लॉर्ड माउंटबेटन प्रोजेक्ट कर रहे हो कि असलियत में जो कांग्रेस है, असलियत में जो निजाम था वो ज्यादा दबाव डाल रहा था और लॉर्ड माउंटबेटन अपने आप को पाक साफ दिखाना चाहते हो, वरना ऐसी सिचुएशन नहीं आती। वरना जिस बंदे का कंजर्वेटिव पार्टी के साथ अच्छे रिलेशंस हो, वो और भारत के वाइसरॉय के बीच में या भारत के गवर्नर जनरल के बीच में इतना ज्यादा कम्युनिकेशन गैप हो, ये थोड़ा ज्यादा सा जस्ता नहीं है। फिर भी लॉर्ड माउंटबेटन के सामने जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ने निजाम के ये रखा कि या तो आप हमारे पर दबाव ना डालें, वरना हमें पाकिस्तान के साथ शामिल होने के लिए सीरियसली सोचना पड़ेगा। जब ये सिचुएशन आई तो लॉर्ड माउंटबेटन समझ गए कि मामला खराब है, और यहीं से लॉर्ड माउंटबेटन भी एक कदम पीछे हट गए। यहां पर समझ लीजिए, यहां ये भी अंग्रेज हैं जो अंग्रेज सरकार के बहुत करीब हैं, और लॉर्ड माउंटबेटन भी अंग्रेज हैं जो अंग्रेज सरकार के ही प्रतिनिधि हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं। ऐसे में मेरे को शक यही है, मेरे को क्या बहुत सारे एक सेक्शन ऑफ राइटर्स को शक यही है कि लॉर्ड माउंटबेटन अपने आप को पाक साफ बताने के लिए सारा मामला इसके सर मढ़ना चाहते हैं, वरना ऐसा कुछ सिचुएशन था नहीं। अब यहां से आगे अगर आप देखेंगे तो कहानी आगे बढ़ती है, और यहां पर हैदराबाद से जब स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन हो गया तो कोशिश की गई कि हैदराबाद को हथियार सप्लाई करवाए जाए। अब हैदराबाद ने हथियारों के इकट्ठा करने के लिए अपने एक मेजर जनरल
एल अदरूस को यूरोप के टूर पर भेजा और यूरोपियन कंट्रीज से बात करने के लिए कि आप लोग हमें हथियार सप्लाई कीजिए। जब एल अदरूस यूरोप के टूर पर थे तो वहां उनको वहां उन्होंने बहुत कोशिश करी हथियार लेने की कि हथियार मिल जाएं, लेकिन प्रॉब्लम ये आई कि हर कोई यही कह रहा था कि यू आर नॉट अ कंट्री, रिकॉग्नाइज्ड कंट्री, आप रिकॉग्नाइज्ड कंट्री नहीं हैं, आप मान्यता प्राप्त देश नहीं हैं, और क्योंकि आप मान्यता प्राप्त देश नहीं हैं तो आपको ऑफिशियली हथियार नहीं दिए जाएंगे, और क्योंकि ऑफिशियली हथियार नहीं दिए जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो अपने मिशन के अंदर फेल हो गए। लेकिन इनकी निजाम के ही एक ऑफिसर थे जनरल मीर नवाज जंग, उन्होंने सिडनी कॉटन नाम के एक ऑस्ट्रेलियन आर्म्स डीलर को कन्विंस किया, समझाया कि आप हैदराबाद को हथियार प्रोवाइड करो, बदले में ज्यादा अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा, और मजे की बात वो हथियार सप्लाई करने के लिए रेडी भी हो गया। हैदराबाद को हथियार मिलने वाले थे, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी खबर जो है वो इंडिया को, मेनली पटेल को लग गई, और पटेल ने हैदराबाद जाने वाले लगभग सभी कंसाइनमेंट बंद करवा दिए और हथियार हैदराबाद तक पहुंच ही नहीं पाए। जब हैदराबाद तक वो हथियार नहीं पहुंच पाए तो यहां निजाम को अपनी गलती का एहसास हुआ, मेनली अपनी कमजोरी का एहसास हुआ कि बिना इंडिया से अच्छे रिलेशंस बनाए कम से कम आप सरवाइव तो नहीं कर सकते। इसीलिए हैदराबाद ने एक डील को आगे बढ़ाने की सोची कि हैदराबाद को एक ऑटोनॉमस स्टेट बना दो, हैदराबाद को एक ऑटोनॉमस स्टेट यानी एक स्वायत्त राज्य बना दिया जाए, और इस स्वायत्त राज्य ऑटोनॉमस स्टेट यानी स्वायत्त राज्य के अंदर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन यानी आंतरिक प्रशासन जो है वो तो हैदराबाद खुद संभालेगा, फॉरेन अफेयर्स यानी विदेश, डिफेंस यानी रक्षा, और कम्युनिकेशन यानी संचार, ये तीन चीजें केंद्र सरकार को हम देने के लिए तैयार हैं। यानी भारत के छत्र छाया में हैदराबाद एक स्वायत्त राज्य के रूप में रहना चाहता है। निजाम ऐसा सिग्नल देना चाहते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये आई कि जो निजाम के निजाम के जो दीवान थे कासिम रिजवी, ये असलियत में गुंडा तरीके का था। कासिम रिजवी ये एक गुंडा था, और जैसे हैदराबाद का वो छोटा भाई है, वो अकबरुद्दीन ओवैसी का छोटा भाई है ना, ओवैसी, जो बड़े वाला ओवैसी और छोटे वाला ओवैसी, तो छोटे वाला ओवैसी जिस तरीके से बात कर रहा होता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो टाइप में, भड़काऊ टाइप की, तो कासिम रिजवी वैसा ही एक गुंडा टाइप का बंदा था जिसका काम सिर्फ और सिर्फ लोगों को भड़काना था, हद से ज्यादा। इसने दबाव डाला कि आप प्रॉब्लम क्रिएट ना करें, आप घबराएं ना, मैं सिचुएशन को हैंडल कर लूंगा, आपको किसी भी तरीके के ऑटोनॉमस स्टेट या किसी भी तरीके के एग्रीमेंट पे साइन करने की कोई जरूरत नहीं है, आई विल हैंडल द सिचुएशन। और उसने अपने रजाकार्स को मोटिवेट किया, डायरेक्ट किया कि अटैक हिंदूज, जितना हो सकता है उतना आप हिंदुओं पर हमले करो, जितना आप हो सकता है हिंदुओं पर हमले करो। और 22 मई 1948 को सबसे पहला बड़ा हमला किया गया, जिसमें मैसेकर ऑफ हिंदूज इन हैदराबाद, मैसेकर ऑफ हिंदूज इन हैदराबाद किया गया। लगभग 500 से 700 के करीब हिंदूज एक गंगपुरा रेलवे स्टेशन पर मारे गए। गंगपुर रेलवे स्टेशन इकलौते रेलवे स्टेशन, एक रेलवे स्टेशन पर लगभग 700 के करीब
700 के करीब हिंदूज मारे गए। रजाकार मोटिवेट होने लगे और जैसे ही रजाकार मोटिवेट होने लगे, उन्होंने हैदराबाद स्टेट के अंदर तो हिंदुओं को मारा ही मारा, इंडियन टेरिटरी में भी घुसकर हिंदू बस्तियों पर हमले करने शुरू कर दिए। जब इंडियन टेरिटरीज में भी घुसकर हमले करने शुरू किए और हैदराबाद के अंदर भी मारकाट मच रही है, ऐसे में जब रायट्स होते हैं, ये रायट्स तो नहीं करेंगे क्योंकि ये तो मसैकर था, एक तरीके का मास मर्डर था, जन हत्या थी एक तरीके की, उसकी वजह से मास माइग्रेशन शुरू हो गया। मास माइग्रेशन का मतलब बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में हिंदू जो हैं वो हैदराबाद से पलायन करने लगे और हैदराबाद से पलायन करके आसपास की रियासतों में घुसने लगे। आसपास की रियासतों में जब घुसने लगे तो ऑब्वियस सी बात है, इंडियन प्रेस जो है वो भी काफी ज्यादा एक्टिव हुआ। इंडियन प्रेस काफी ज्यादा एक्टिव हुआ, उसने इन खबरों को, वही वाली बात है ना, मीडिया तो मतलब चटपट अपने अखबार बेचने के लिए उसे चटपटी खबरें, आज के दिन जिस तरीके से आप इन मीडिया वालों को देखते हो, ध्यान से देखो सिचुएशन को, चैन से सोना है तो जाग जाइए वरना भाग जाइए, मर जाइए, उछल उछल के, समझे, 2 टके की बात, सीधी बात, नो बकवास और ताल ठोक के टाइप के जो प्रोग्राम आज के दिन में मीडिया वाले चलाते हैं। तो प्राइवेट मीडिया को आप देखेंगे तो प्राइवेट मीडिया सिर्फ और सिर्फ एक काम करता है, एक पर्टिकुलर ग्रुप का प्रोपेगेंडा चला रहा होता है, हर कोई अपने वाले ग्रुप की बात कर रहा होता है और जानबूझकर इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ताकि सामने वाला इंसान जो है वो उनकी बातों से प्रभावित हो, टीआरपी बढ़े। आज भी गेम टीआरपी का है, पहले जो गेम था वो ज्यादा अखबार बेचने का होता था। तो ऑब्वियस सी बात है, छोटी छोटी बातों को बड़ी खबरें बना दी जाती थी मिर्च मसाला लगाकर, और न्यूज़पेपर्स ने इस बात को फैलाया, जिसकी वजह से हिंदुओं के अंदर भी, इंडिया में रहने वाले हिंदुओं के अंदर भी हैदराबाद के हिंदू मसैकर से कहीं ज्यादा एक नेगेटिविटी आने लगी, एक एग्रेशन आने लगा और इसका प्रेशर क्रिएट होना शुरू हुआ, प्रेशर ऑन इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर क्रिएट होना शुरू हो गया। अब यहां से मामला बहुत पेचीदा हो गया। लॉर्ड माउंटबेटन जा चुके थे, आपके यहां पर गवर्नर जनरल थे सी राजा गोपालाचारी गवर्नर जनरल थे, आपके प्राइम मिनिस्टर नेहरू थे और आपके विदेश मंत्री जो थे, गृह मंत्री जो थे वो पटेल थे। ऐसी सिचुएशन में अगर आप देखें तो निजाम ने सी राजा गोपालाचारी को एक लेटर लिखा, क्योंकि निजाम को सिचुएशन समझ में आ गई थी कि ये जो कासिम रिजवी जितने ज्यादा लोगों को मरवा रहा है उससे इंडिया की तरफ से रिएक्शन आना लाजमी सी बात है, नेचुरल सा प्रोसेस है। इसलिए इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए निजाम ने सी राजा गोपालाचारी को लेटर लिखा और लेटर में कहा, पर्सनली रिक्वेस्ट करी कि सर मैं हैदराबाद में हिंदुओं के अगेंस्ट जो एट्रोसिटीज हो रही हैं उनको संभालने की कोशिश कर रहा हूं, आप अपने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पर रहिए। ऐसे में जब ये लेटर लिखा जा रहा होगा तभी उसी समय टाइम पीरियड के दौरान एक आर्मी जनरल जो इंडियन आर्मी जनरल था, जनरल करियप्पा, इनको बुलाया गया अपने घर। सरदार पटेल ने अपने घर दिल्ली में बुलाया और दिल्ली में बुलाकर सिर्फ इतना पूछा कि अगर हम हैदराबाद पर कोई कार्रवाई करें और पाकिस्तान से कोई जवाब आया, कोई एक्शन हुआ, तो क्या आप उस सिचुएशन को संभालने के लिए तैयार हैं? सोचकर देखिए, सरदार पटेल ने
भारतीय जनरल से पूछा कि अगर हमने हैदराबाद पे कोई कार्रवाई की और पाकिस्तान ने उसके रिटेलिएशन में कोई जवाब दिया, कोई भारत पर हमला किया, तो क्या आप उस हालात से निपटने के लिए तैयार हैं? कर्नल का जो जनरल था, जनरल का जवाब था यस, मीटिंग ओवर। सरदार पटेल ने कहा ओके जाओ। सिर्फ इतना पूछा, इशारा काफी था सरदार पटेल का। सोच कर देखिए, एक मीटिंग इतनी सी, एक सवाल एक जवाब, ओके के बाद मीटिंग ओवर, ओके बाय। 5 मिनट से पहले पहले वो मीटिंग खत्म हो जाती है और जनरल करियप्पा सरदार पटेल के रूम से बाहर आ चुके होते हैं। यहां असलियत में एक और आर्मी चीफ था। आर्मी चीफ, एक ब्रिटिश आर्मी चीफ, इंडिया और पाकिस्तान दोनों के अंदर ब्रिटिश ऑफिसर्स को बनाया गया था और इंडिया में वो आर्मी चीफ थे जनरल रॉबर्ट बटलर। वो इस हैदराबाद के अगेंस्ट कार्रवाई के खिलाफ थे। उनका कहना यह था कि आप अगर हैदराबाद पर हमला करेंगे तो पाकिस्तान आप पर हमला करेगा और एक नई लड़ाई शुरू हो सकती है। जो चिंता जनरल रॉबर्ट बटलर की थी, एग्जैक्टली वही चिंता सी राजागोपालाचारी और नेहरू की भी थी। सी राजागोपालाचारी और नेहरू की भी एग्जैक्टली यही चिंता थी कि अगर आप हैदराबाद पर कोई सैनिक कार्रवाई करते हैं तो आज नहीं तो एकदम से पाकिस्तान का रिएक्शन आएगा और जैसे ही पाकिस्तान का रिएक्शन आएगा, एक नई लड़ाई नए फ्रंट पर शुरू हो जाएगी, हम फिर दोबारा लड़ाई में उलझ जाएंगे। इसी दौरान जब निजाम का लेटर सी राजागोपालाचारी के पास पहुंचता है तो सी राजागोपालाचारी नेहरू के साथ मिलकर निजाम को जवाब देने के लिए लेटर तैयार कर रहे होते हैं। लेकिन जब वो लेटर को तैयार कर रहे होते हैं तो वहीं से खबर रेडियो पे ब्रॉडकास्ट हो जाती है पटेल की आवाज में कि भारतीय सेना हैदराबाद में घुस चुकी है। भारतीय सेना हैदराबाद में घुस चुकी है। इसमें एक चीज और है, यहां 6 सितंबर का एक वाक्य और था। 6 सितंबर का वाक्य ये था, 6 सितंबर का वो इंसिडेंट ये था कि रजाकारों ने इंडियन आर्मी की पोस्ट्स पर भी हमला करना शुरू कर दिया था। जो बॉर्डर पोस्ट होती है ना, बॉर्डर सिक्योरिटी वाली पोस्ट्स पर भी हमला करना शुरू कर दिया और नागपुर के आसपास के इलाके के अंदर गोरखा रेंजमेंट थी जिन पर रजाकारों ने हमला किया। लेकिन सेना तो सेना है, ताकतवर है, तो सेना उनको खदेड़ देती है और रजाकार भाग जाते हैं। समझे? अब ऐसी सिचुएशन में 13 सितंबर, अच्छा यहां एक चीज और, 11 सितंबर 1948 जिन्ना डाइड। अब जिन्ना की एक्सपायर होने के बाद निजाम का भी लेटर पहुंचता है, जिन्ना एक्सपायर हुआ और कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल क्राइसिस टाइप का शुरू हो गया। लोग वहां पर मतलब उलझ गए अपनी पोजीशन को स्ट्रांग करने के लिए और उसके 2 दिन के बाद 13 सितंबर 1948 ऑपरेशन पोलो स्टार्टेड। ऑपरेशन पोलो के अंदर क्या था कि भाई पोलो क्यों? क्योंकि हैदराबाद में दुनिया के सबसे ज्यादा पोलो ग्राउंड थे। वो घोड़े के ऊपर डंडे मार के बॉल को खेलते हैं, तो वो सबसे ज्यादा पोलो ग्राउंड थे, तो इसलिए नाम रखा गया ऑपरेशन पोलो। मैं सिचुएशन बता रहा हूं, सी राजागोपालाचारी और जो नेहरू हैं वो निजाम को जवाब देने के लिए लेटर टाइप करवा रहे हैं। इतनी देर में डिक्लेयर हो गया कि भारतीय सेना हैदराबाद में घुस चुकी है। अब सबसे बड़ी चिंता यह थी राजागोपालाचारी और नेहरू की कि भाई इस टाइम पर जैसे ही ये सेना घुसी, पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करेगा
और हमला कर देगा। अब हमला करेगा तो ऑब्वियस सी बात है, बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली थी। पसीने आए हुए थे, लेकिन पटेल तो अपना काम कर चुके थे, वो मानने वाले थे नहीं, इंटीग्रेशन उन्होंने करना था। ऐसे में 5 दिन लड़ाई चलती है और 17 सितंबर 1948 तक ये लड़ाई चली। इन 5 दिनों के अंदर शुरू में तो रजाकारों ने काफी ज्यादा अपोज किया, लेकिन बाद में कोई खास प्रॉब्लम नहीं आई। 1373 रजाकार मारे गए, 1373 रजाकारों को मारा गया और 807 हैदराबाद स्टेट सोल्जर्स जो थे वो मारे गए और आपके 67 या 68 इंडियन सोल्जर्स को नुकसान हुआ। और 5वें दिन जैसे ही हैदराबाद सेना पहुंची, कासिम रिजवी को गिरफ्तार कर लिया, लायक अली ने सरेंडर कर दिया, निजाम ने सरेंडर कर दिया और हैदराबाद को इंटीग्रेट कर लिया गया। और इसी तरीके से ऑपरेशन पोलो जो है वो समाप्त हुआ, कंप्लीट हुआ, सक्सेसफुल हुआ। ऐसे में एक बड़ा मजेदार इंसिडेंट ये आया, देखो कितनी जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान पॉलिटिकल क्राइसिस में और आपने निपटा दिया, इसी को कहते हैं मौके पे चौका। यहां मजे की बात यह है कि जैसे ही 17 सितंबर को 17 सितंबर को हैदराबाद पे कब्जा हो गया, लियाकत अली ने अब जाकर डिफेंस काउंसिल की मीटिंग बुलाई। अब सोचने वाली बात है, ये 5 दिन बाद मीटिंग बुलाने का मतलब ये था कि शुरू में जिन्ना के एक्सपायर होने से लेकर 17 तक वो अपनी प्रॉब्लम्स में थे, किसी के पास हैदराबाद के बारे में सोचने का टाइम नहीं था। जब जो भी मामला सेटल हुआ, खाना पूर्ति के लिए सही या कैसे भी सही, डिफेंस काउंसिल की मीटिंग बुलाई गई। पाकिस्तान ने हैदराबाद, मतलब लियाकत अली खान जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने आर्मी जनरल से, आर्मी चीफ से पूछा कि क्या पाकिस्तान हैदराबाद की कोई मदद कर सकता है? तो आर्मी चीफ ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर दोबारा पूछा कि क्या हम दिल्ली के ऊपर बॉम्ब गिरा सकते हैं? वहां पर पाकिस्तान का जो एयर चीफ था वो ये कहता है, एयर चीफ मार्शल, के देखो सर 4 बॉम्बर हैं आपके पास जो बम गिरा सकते हैं, 4 में से 2 पहले ही खराब है, उनमें से 2 में से सिर्फ 1 दिल्ली तक पहुंचेगा और जब दिल्ली तक पहुंच गया और बम गिरा भी दिया तो वापस नहीं आ पाएगा। सिचुएशन वाज 4 बॉम्बर हैं, 2 दिल्ली तक पहुंचेंगे, मतलब 2 खराब हैं, 2 ठीक हैं, 2 में से 1 दिल्ली तक पहुंचेगा, 1 बीच में ही गिरा दिया जाएगा और जो दिल्ली तक पहुंचेगा वो वापस नहीं आएगा, ये पक्का है। तो अब आप सोचो क्या करना है, मिशन ओवर, मिशन रिजेक्टेड जो भी था। और इस तरीके से आप देखेंगे हिंदुस्तान का इंटीग्रेशन बड़े लेवल पर कंप्लीट हुआ। हालांकि कंप्लीट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया अभी बाकी है, क्योंकि पीओके लेना है, फिर भी कश्मीर का बड़ा हिस्सा आपने इंटीग्रेट कर लिया है। तो दोस्तों इस तरीके से आपका ये ऑपरेशन पोलो खत्म हुआ, हैदराबाद को इंटीग्रेट किया और कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का बड़ा कैंसर, उसका इलाज कर दिया गया। अगर हैदराबाद उस टाइम पर इलाज ना होता तो शायद आज गीदड़ भभकियां चारों तरफ से मिल रही होती और पाकिस्तान हमेशा यही भभकियां दे रहा होता कि हैदराबाद को कुछ कहा तो मैं भी हमला कर दूंगा। असलियत में आप फिर 3 तरफ से घिरे होते, एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ ईस्ट पाकिस्तान, तीसरी तरफ हैदराबाद, और जरा सी बात में आपको 3 फ्रंट पे लड़ना पड़ता। आपका एक फ्रंट हैदराबाद खत्म किया, बाद में 71 वॉर में ईस्ट वाला फ्रंट जो था वो खत्म कर दिया। अब आप कंसंट्रेट कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पर। अब तो पाकिस्तान भी बर्बाद सा देश है, फिर भी उसने आपके देश को बहुत ज्यादा कोशिश करी बर्बाद करने की या गिराने की। दोस्तों इस तरीके से मैंने आपका एक ये वीडियो बनाया, इसके अंदर एक क्लास फॉर्म में आपको समझा दिया, इसके प्रॉस कॉन्स और सब चीजें हैं वो लगभग यूपीएससी के अंदर थोड़े से और एक्स्ट्रा बता दिए जाते हैं, वो एक बात की बात है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मेरे कमेंट बॉक्स में नीचे बताइए। जिसको कोई क्वेश्चन पूछना हो यू कैन आस्क क्वेश्चंस, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। इस लॉकडाउन का सबसे बेस्ट यूज इसी तरीके से किया जा सकता है। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।